हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है? तो आज जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम आज अच्छे से डिटेल में इसको हम लोग आज पढ़ेंगे अच्छे से। और तो देरी ना करते हुए चलिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो वर्तमान क्या है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति में हम ये देखेंगे कि भारत का एक्चुअली क्षेत्रफल कितना है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये भारत की भौगोलिक स्थिति है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम भारत की अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है 7वां। अब 7वां स्थान है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है? अगर हम बात करें कि अगर भारत 7वां है तो इसके पहले 6 जो देश हैं वो कौन-कौन से हैं? तो देखिए, एक है, पहला जो है सबसे बड़ा देश है वो है रूस, इसके बाद कनाडा, इसके बाद चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। ठीक है दोस्तों? तो इसके लिए देखिए हमने एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये याद कर सकते हैं, ये सीरियल में हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, उस ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत। ठीक है? तो ये ट्रिक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, उसकी एक ट्रिक है। उसका ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत। तो देखिए, रू से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील और बड़ा आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत तो भारत है ही। ठीक है? तो ये एक अच्छी ट्रिक है, इस माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें कि विश्व में परसेंटेज कितना है भारत का, पूरे विश्व में भारत का परसेंटेज कितना है, किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो भारत का क्षेत्रफल जो क्या नाम है, भारत का जो परसेंटेज है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में, वो है 2.4%। ठीक है दोस्तों? 2.4% क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल है पूरी दुनिया में। और अगर हम यही बात करें कि विश्व में परसेंटेज समस्त जनसंख्या कितनी है, मतलब भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की कितने परसेंट है, तो वो है 17.5%। ठीक है दोस्तों? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 17.5% पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम लोग आगे अगला पॉइंट लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट हैं, ये क्या नाम है कि भारत के जो किनारे-किनारे वाले जो पॉइंट होते हैं, जैसे उत्तरी पॉइंट कौन-सा सबसे, और दक्षिणी पॉइंट कौन-सा सबसे, और पूर्वी पॉइंट कौन-सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन-सा है, ये इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर हम बात करें कि उत्तरी बिंदु, देखिए उत्तरी बिंदु जो है, मैं आपको 1 सेकंड, उत्तरी बिंदु देखिए, उत्तरी बिंदु कौन-सा है? उत्तरी बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो हम जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से। देखिए, इंदिरा क्या नाम है कि इंदिरा पॉइंट अलग है और इंदिरा कॉल अलग है। तो अगर उत्तरी या नॉर्थ साइड की अगर बात करें तो नॉर्थ बिंदु कौन-सा है? तो वो है इंदिरा कॉल। ठीक है? और ये इसकी स्थिति क्या है? तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से हम जानते हैं। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, ये अगर भारत का मैप है, तो भारत का मैप जो है, नॉर्थ वाला एरिया ये हो जाएगा ऊपर वाला, ये वाला एरिया हो जाएगा ऊपर वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम ये अगर जानना चाहें कि इंदिरा कॉल जो है वो कहाँ पे है, तो इसका जो सबसे किनारे वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला। ठीक है दोस्तों? ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ यहाँ पे हमारा है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है? अब देखिए, आप लोग अगर कहेंगे क्या नाम है कि ये लद्दाख वाला पोर्शन है, लेकिन इसको हम जम्मू कश्मीर क्या नाम है कि नाम से हम इसको हम जानते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम पीछे फिर हम अगला पॉइंट लेते हैं कि पश्चिमी बिंदु क्या है। देखिए, उत्तरी बिंदु जो हम जान चुके हैं। अब अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु की स्थिति क्या है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट। देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट किसकी क्या नाम है स्थिति है? पश्चिमी बिंदु की।
और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो हम जानते हैं गौरमोता या सरक्रीट। कई कई किताबों में सरक्रीट भी लिखा हुआ है और कई कई किताबों में गौरमोता ही लिखा हुआ है, तो हमने दोनों पॉइंट ले लिए हैं। और इसकी स्थिति कहाँ है, तो वो है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अब मैप में हम जानेंगे कि पश्चिमी जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में जो है सर्किट जो है, जिसको हम गौरमोता ही बोलते हैं, उसकी स्थिति है मैप में। तो उसकी स्थिति ये है दोस्तों, यहाँ पे इसकी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ये वाला पॉइंट भी जान लिया। इसके बाद हम अगली दिशा में जानेंगे कि पूर्वी बिंदु। अब पूर्वी बिंदु की बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए उत्तरी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, अब हम पूर्वी बिंदु की बात करेंगे। पूर्वी बिंदु की स्थिति कितनी है, पूर्वी बिंदु की स्थिति कितनी है, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और इस स्थान को हम कहते क्या है, तो वो है किबिथू, किबिथू के नाम से हम जानते हैं इस बिंदु को। ठीक है, ये स्थिति इसकी कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको मैप में देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में किबिथी जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एकदम पूर्वी पॉइंट हो जाएगा, लास्ट का एकदम किनारा। ठीक है, अब देखिए, अब जो एग्जाम में जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा बनते हैं उत्तरी पॉइंट से सबसे ज़्यादा, और दक्षिणी पॉइंट सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। लेकिन इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें, देखिए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु अगर हम बात करें, ठीक है, अगर देखिए इसमें 2 पॉइंट हम ले सकते हैं कि अगर हम बात करें स्थलीय दक्षिण बिंदु की, स्थलीय दक्षिण बिंदु की, देखिए स्थलीय का मतलब ये होता है ज़मीन, ठीक है, जहाँ पे स्थल हो। तो स्थलीय दक्षिण बिंदु की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। ये चीज़ याद रखिए, देखिए इसमें कन्फ्यूजन कई सारी है। देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि स्थलीय दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी, और इसकी स्थिति कहाँ है, तो वो है तमिलनाडु। अब देखिए, और इसका स्थिति क्या है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखिए भारत के हम स्थलीय बिंदु की हम बात करें, स्थलीय बिंदु तमिलनाडु में है, और ये यहाँ पे स्थलीय बिंदु हो जाएगा किनारे पे एकदम भारत के। ठीक है, यहाँ पे भारत के किनारे पे एकदम हो जाएगा स्थलीय बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कहाँ पे स्थिति है इसकी, यहाँ पे ये कन्याकुमारी में है। ठीक है, कन्याकुमारी हम जानते हैं कि यहाँ किनारे में है, बिल्कुल एकदम लास्ट में यहाँ पे है एकदम कन्याकुमारी। तो स्थलीय हम बात कर रहे हैं, स्थलीय आप लोग याद रखिएगा। अब अगर मेन पॉइंट अगर आ जाए कि दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें, देखिए स्थलीय दक्षिण बिंदु अलग है और दक्षिणतम बिंदु अलग है। अगर दक्षिणतम बिंदु अकेले कहीं लिखा हो तो वो समझ लीजिएगा क्योंकि वो इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है। तो दक्षिणतम बिंदु की स्थिति कितनी है, तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं दक्षिणतम बिंदु को। और ये स्थिति कहाँ इसकी है, कहाँ पे स्थित है ये, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, अब इसको मैप के थ्रू हम बताना चाहते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में देखिए, एक सेकंड इसको ऊपर कर दूं। अब देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं ये। अब अंडमान निकोबार में इसको इस अंडमान निकोबार में देखिए, एक सेकंड, और मैप है कोई छोटा बड़ा सा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बड़ा मैप लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। हाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका पूरा का पूरा मैप है। और अगर हम बात करें कि कौन सा इंदिरा पॉइंट जो था वो कहाँ पे है, तो इंदिरा पॉइंट देखिए ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पास में। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम अंडमान निकोबार का जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या नाम है कि उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसको हम और किस नाम से जानते हैं इस बिंदु को, तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिग्मेलियन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम पार्सन बिंदु के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला पेज लेते हैं। इसको देखिए ये मैप है भारत का, और इसको हमने आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर भारत की समुद्र तट की लंबाई की। ठीक है, तो भारत की जो समुद्र तट की लंबाई है वो कुल लंबाई, देखिए कुल लंबाई की हम बात कर रहे हैं, तो कुल में भारत, ये अपना भारत भी हाई है। और भारत के साथ साथ दो जो अपने महाद्वीप हैं जिसको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और ये मालदीव वाला जो एरिया है लक्षद्वीप जिसको हम बोलते हैं वो भी शामिल है। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 7,516 किलोमीटर। कितनी है, 7,516 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और ये क्या नाम है लक्षद्वीप वाला एरिया पूरा मिला के। ठीक है,
और अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, अगर मुख्य भूमि का मतलब है ओनली ये मेन वाला, मेन जो है पूरा बड़ा वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला, तो इसकी स्थिति इसका क्या नाम है कि लंबाई तटीय सीमा कितनी है, तो इसकी तटीय सीमा जो है वो है लगभग लगभग देखिए ये हमारा लगभग 5600 से 6100 में, कई कई किताबों में अलग अलग क्या नाम है किलोमीटर लिखे रहते हैं, तो मैंने 6100 इसमें लिया हुआ है अप्रॉक्स, लगभग में मैं इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जो लगभग है वो 6100 किलोमीटर लगभग इसका जो मुख्य भूमि है तटीय सीमा की वो है, ठीक है। और जो इसकी जो तटीय सीमा है, देखिए भारत की जो मेन ये वाला है, जो बड़ा वाला जो भारत है, जो मेन नक्शा है, तो तटीय सीमा से कितने राज्य और यूटी टच करते हैं, तो 13 राज्य और मैंने राज्यों और यूनियन टेरेटरी दोनों को मैंने ले लिया है, ठीक है। तो कितने 13 को टच करती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अगर इसकी हम बात करें कि कौन कौन से राज्य जो टच करते हैं, तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये कितने होगा टोटल, तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9। देखिए अगर हम यहीं पे बात करें कि कितने राज्य तटीय सीमा से टच करते हैं, राज्य की ओनली सिर्फ राज्य, तो वो है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 9, ठीक है। बट इसमें क्या उसमें यूनियन टेरेटरी को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो यूनियन टेरेटरी को शामिल कौन कौन सी यूनियन टेरेटरी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे देखिए दादर नगर हवेली और पुदुचेरी, इसके बाद हम क्या नाम है अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इसको 4 को भी शामिल करेंगे, तो 9 4 13 ऐसे हमारे टोटल में कुल मिला के 13 राज्य और यूटी जो है वो टच करती हैं, ठीक है, मुख्य भूमि तटीय सीमा से। और अगर हम यहीं पे बात करें कि सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए गुजरात जो है, देखिए ये मैप हम लेते हैं, तो गुजरात जो है वो समुद्री तटीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। तो इसकी सीमा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा घूमता हुआ यहाँ तक आया है, ठीक है। तो यहाँ तक आया है, तो इतनी इसकी सीमा है। और अगर ये इसको हम सीमा की अगर किलोमीटर की बात करें, तो इसकी टोटल जो है वो समुद्री तट से जो समुद्री सीमा जो बनाता है गुजरात सबसे ज़्यादा बनाता है, और कितने बनाता है, तो वो है 1214.7 किलोमीटर, ठीक है, 1214.7 किलोमीटर, इतना किलोमीटर सीमा बनाता है तटीय क्या नाम है समुद्री सीमा, ठीक है, कौन, गुजरात। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम अगला पेज लेते हैं। अब देखिए अगले पेज में हम अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक 3214। अब देखिए अब इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए उत्तरी पॉइंट ये है, दक्षिणी पॉइंट ये है, तो उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, उत्तर से और दक्षिण की लंबाई की हम बात करें तो वो है 3214, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक की अगर लंबाई की हम बात करें तो वो है 3214, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम यही क्या नाम है कि पूरब से और पश्चिम की अगर हम बात करें, देखिए ये क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो है 2933, ठीक है, 2900 पूरब वाला एरिया, पूरब से लेके पश्चिम तक। अब देखिए पूरब में ये अरुणाचल प्रदेश किनारा आ जाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कितना है 2933, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और ये किलोमीटर में है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि भारत से कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है 8 राज्य। मैंने जब अक्षांश और देशांतर रेखा आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, पढ़ाया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए वो 8 राज्य की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन आज आज दोबारा फिर वो ट्रिक लेके आए हैं याद करने की। तो वो 8 राज्य की जो ट्रिक है, कैसे हम राज्यों को याद करेंगे, कन्फ्यूजन होता है कि राज्य याद नहीं कर पाते। तो देखिए एक ट्रिक है, उसका नाम है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखें, मित्र पर गमछा झार। तो अब यहाँ पे मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्या रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है,
और उसकी ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। उससे आप लोग याद कर सकते हैं राज्यों को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए अब अगर हम बात करें त्रिपुरा कहाँ है मैप में। देखिए त्रिपुरा मैप में ये है, एक सेकंड, त्रिपुरा ये है मैप में, छोटा सा दिख रहा होगा। तो ये बांग्लादेश से 3 तरफ से ढका घिरा हुआ है। कौन कौन सा राज्य, वो है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम यही बात करें कि भारतीय मानक समय यानी कि IST, यानी इसी को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, वो कितना है, वो है 82 सही 1/2 और पूर्वी देशांतर 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ से उस वो रेखा गुजरती है उसका, तो वो है इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। तो इसका जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे है, तो इलाहाबाद का एक नैनी वाला एरिया है, नैनी एक कोई स्थान है, वहाँ से उसका मुख्य पॉइंट है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है 5 राज्य। अब 5 राज्य वो कौन कौन से हैं, वो है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारतीय मानक समय जो IST है, वो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। ठीक है, वो वाला 23 सही 1/2 वाला बात नहीं, ये पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक समय है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से ये हमने देखे। अब इसको मैप के अगर थ्रू समझाने की कोशिश करें तो देखिए, ये इसकी ये जो राज्य हैं, देखिए ये भारत का नक्शा है, और ये आपको ये दिख सकता है कि ये रेड कलर का ये एक लाइन गई हुई है इसमें, ये लंबी से ऐसे यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक लंबी सी लाइन ऐसे गई हुई है, तो इसको बड़े मैप में अगर हम लेके आते हैं तो वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ये वाला कौन सा है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 5 राज्यों की अगर हम ट्रिक की बात करें तो उसका ट्रिक का नाम क्या है, तो उसका नाम है उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। ये ट्रिक है इसकी, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए अब उत्तर से अगर हम बात करें, उत्तर से उत्तर प्रदेश, और मधुमक्खी की अगर बात करें, मधुमक्खी से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्ता से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ाया से हो जाएगा उड़ीसा, और अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक ट्रिक है जो कि क्या नाम है कि भारतीय मानक समय जो है उसको याद करने का जो है एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें कि अगला पेज हम लेते हैं, अब अगले पेज में देखते हैं क्या है। देखिए अब यहीं पे प्रमुख जो तट हैं, जो भारतीय तट हैं, जो उनको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। कई सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि जो समुद्री तट हैं, कौन से राज्य में किस नाम से जाने जाते हैं, कौन से राज्य में किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछ लेता है और हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो आज से ये कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम गुजरात की बात करें कि गुजरात का जो पूरा समुद्री एरिया है, जो कि समुद्र से टच करता है, उसको हम किस तट के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट। अब इसको मैप के थ्रू समझाने की देखिए मैं आपको कोशिश करूँगा, एक सेकंड। देखिए ये अगर गुजरात का ये वाला एरिया है, ये वाला, तो इस तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़ तट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगर और आगे वाला क्या नाम है, अगला हम देखते हैं, तो महाराष्ट्र और गोवा। इसमें देखिए महाराष्ट्र और गोवा दोनों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र और गोवा को जो समुद्री तट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं कोंकण तट के नाम से। अगर हम यही बात करें कर्नाटक और केरल के किस नाम से जानते हैं, कर्नाटक और केरल का जो तट है, समुद्री तट है, उसको हम जानते हैं मालाबार के नाम से। ठीक है, मालाबार तट जिसको हम बोलते हैं। अगर हम यही उड़ीसा जो स्टेट है, उड़ीसा, उसको हम किस तट से नाम से जानते हैं, उसका नाम है उत्कल तट। ठीक है, अगर हम कलकत्ता का जो समुद्री जो सीमा है, समुद्री तट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं बंगाल तट के नाम से। और अगर हम यही बात करें कि आंध्र प्रदेश की जो समुद्री सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ये कुछ तटों के नाम हैं जिससे कि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम यही बात करें अगले पेज की, तो देखिए भारत जो है वो हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला देश है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे अगर प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करें, तो इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।
इसको मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर मान लो कि ये भारत का वो वाला दक्षिण वाला साइड है, ठीक है, साउथ वाला एरिया है, और यहाँ पे हिंद महासागर है ये वाला, और ये मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये मान लो भारत का नक्शा है, ठीक है। अगर मान लो ये भारत का नक्शा है और ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला, ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है, ये मान लो समुद्र है, हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर में कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब कोई सीमा खिंची नहीं होती हैं, अनुमानित होती हैं ये सीमा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो सीमा कौन कौन सी होती हैं, देखिए। अब अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो होती है, देखिए एक सेकंड, मैं और कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, जिससे कि और अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। एक सेकंड, देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये जो बीच का जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा की लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 12 नॉटिकल मील, ठीक है। तो इसकी इसकी जो सीमा जो होती है, अब मान लो अगर दोबारा इसको हम ड्रॉ करें, ये मान लो अगर नक्शा है, एक सेकंड, तो जो प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होती है, प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील, ठीक है। 12 नॉटिकल मील इसकी क्या होती है, दूरी होती है, लंबाई होती है, ठीक है। 12 नॉटिकल मील इसकी प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई होती है। तो ये जो फिगर के माध्यम से हम ड्रॉ करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इसमें क्या होता है कि कोई भी आ जा सकता है। इस प्रादेशिक समुद्री सीमा में कोई भी आ जा सकता है, 12 नॉटिकल मील तक कोई भी आ जा सकता है। टूरिस्ट प्लेस जैसे होते हैं, ये सब हो सकता है। अगर हम वही बात करें कि अविच्छिन्न मंडल यानी कि संलग्न क्षेत्र क्या होता है, तो संलग्न क्षेत्र मतलब वो होता है जहाँ पे लोग मछली वगैरह, फिशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। साफ सफाई, इसमें क्या होता है कि वित्त अधिकार जो होती है, सर गवर्नमेंट जो होती है वो वित्तीय अधिकार लेती है, और टैक्स वगैरह, सीमा शुल्क जिसको हम बोलते हैं, वो भी लेती है सरकार, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और इसकी लेंथ कितनी होती है संलग्न क्षेत्र की, तो वो होती है 24 नॉटिकल मील, ठीक है। अगर हम वही आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो आर्थिक क्षेत्र कितना, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 200 नॉटिकल मील, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या नाम है कि अच्छा, अविच्छिन्न मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ सिर्फ इतने ही लोग मछुआरे वगैरह जा सकते हैं जो कि टैक्स देते हैं। लोग टैक्स दे के देते हैं किसी क्या नाम, व्यापार के थ्रू अगर जा रहे हैं, व्यापार करने के थ्रू, जैसे इस तरीके से, तो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आम पब्लिक यहाँ पे संलग्न क्षेत्र में नहीं जा सकती है। सिर्फ मछुआरे वगैरह जा सकते हैं, और जो कुछ चीज़ें होती हैं व्यापार से रिलेटेड कुछ होता है, तो वो लोग जा सकते हैं। उसके लिए हमको सीमा शुल्क यानी कि टैक्स भी देना पड़ता है, और वित्तीय अधिकार भी हमको होता है। अगर हम यही आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो आर्थिक क्षेत्र की जो लेंथ होती है वो होती है 200 नॉटिकल मील, और इसमें सिर्फ वैज्ञानिक परीक्षण वगैरह जो होता है वो हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम यही, अगर दोस्तों, अगर हम यही अगर बात करें कि भारत की जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर देखिए हम लोगों ने भारत की जो जलीय सीमा थी, मतलब समुद्री सीमा जो है, भारत की जो समुद्री तट की लंबाई और सीमा जो जो वगैरह वगैरह हैं जो हमने थी, वो हमने पढ़ ली है अच्छे से। अब हम बात करेंगे स्थलीय की, स्थल सीमा की। अब स्थल क्या होता है, तो मैंने बताया था कि स्थल वो होता है जो यहाँ पे ज़मीन हो, कुल मिला के वो चीज़ स्थल होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मैप के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब जो है भारत के साथ जो 7 देश हैं, ठीक है। भारत के साथ जो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। देखिए, भारत के अगल बगल कई सारे देश हैं, तो कौन को कितने देश हैं जो कि भारत से टच करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। समुद्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर बात कर रहा हूँ। अब उसको मैप के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा मैं बड़ा वाला मैप लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा, देखिए ये वाला तो पोर्शन हो जाएगा समुद्री सीमा वाला। अब स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, तो यहाँ से चालू होगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला, और यहाँ से ये चालू होते हुए ये वाला पूरा यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये पूरा ये आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये वाला, ये त्रिपुरा तक एरिया पूरा आ जाएगा। तो ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा स्थलीय सीमा वाला, ठीक है। अब स्थलीय सीमा को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो कितने जो देश हैं उससे टच करता है, तो वो हम जानेंगे। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा वाला मैप ले लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। अब देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो तो ये वाली थी, ये वाला पोर्शन था स्थलीय सीमा, ठीक है। अब वो कितने देशों से टच करती है, तो देखिए हम बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, ठीक है। तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो कितने देशों से टच करती है, तो वो करती है 7 देशों से, ठीक है। यहाँ 7 देशों से टच करती है। अब 7 देशों से टच करती है, जो भारत के 17 राज्य और 92 जिलों को टच करती है। अब देखिए, भारत की जो पूरी स्थलीय सीमा है, गुजरात से लेके पूरा त्रिपुरा तक है ना, म्यांमार तक जो है, बांग्लादेश तक, वहाँ तक जो अलग अलग देशों में जो टच करती है, तो वहाँ तक कितने राज्य हो जाएंगे, तो वो 17 राज्य, ठीक है। अब 17 राज्य कौन कौन से होंगे, अगर 17 राज्य कौन से होंगे वो भी बताता हूँ। और जिले जिले तो नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ का कैसे गिनवाऊँ, लेकिन 92 जिले होते हैं, ठीक है। 92 जिले जो होते हैं वो टच करते हैं और 17 राज्य टच करते हैं। अब मैं राज्य की बात करूँ, 17 राज्य वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि काफ़ी छोटा समझ में नहीं आ रहा है। 17 राज्य देखिएगा, देखिए इसमें आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। गुजरात भी आ जाएगा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, देहरादून, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये हैं कितने, अब गिनते हैं इनको, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब कौन कौन सा एरिया रह गया, अब देखिए, अब इसमें रह गया उत्तर प्रदेश, बिहार, और कौन सा रह गया, एक और बचा कोई, और यहाँ ये लद्दाख वाला जो एरिया है। तो ऐसा टोटल कितने हो गए, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, पूरे हो गए 17, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जो 17 जो राज्य हैं वो हो गए, और 92 जो ज़िले हैं वो हो गए, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर यहीं पे हम बात करें कि भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की समुद्री सीमा 4 देशों से मिलती है। अब देखिए, स्थलीय सीमा कितने में देशों से मिलती है, तो वो 7 देश हैं। और अगर समुद्री सीमा से बात करें तो समुद्री सीमा 4 देशों से मिलती है। और वो देश कौन कौन से हैं, देखिए स्थलीय सीमा तो 7 देशों से मिलती है, ये वाली सीमा तो 7 देशों से मिलती है। बट अगर जलीय सीमा की बात करें कितने देशों से मिलती है, तो वो हैं 4 देश। और वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो हो जाएगा बांग्लादेश, फिर इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद पाकिस्तान, और एक कौन सा बचा, और ये म्यांमार, ठीक है। तो ये 4 देश हो जाएंगे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम यही बात करें, क्या नाम है कि कितने हो गए, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम आगे हम बात करते हैं, अब दोस्तों हम लोग आगे जो देशों की जो सीमाएं हैं जो भारत से टच करती हैं, उनको हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे। तो आगे देखिए, हम देखते हैं, हम सबसे पहले हम देश लेते हैं बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश जो है वो भारत से कितना टच है, कितना एरिया जो टच करता है, तो बांग्लादेश है वो 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर जो भाग है वो टच करता है। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए, ये बांग्लादेश से ये टच कर रहा है, अपने भारत से टच कर रहा है बांग्लादेश, ठीक है। और ये कितने राज्यों से टच करता है, तो 5 राज्यों से टच करता है। कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश देश जो है वो भारत के 5 राज्यों से टच करता है। और कितना किलोमीटर टच करता है, तो वो है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, तो जो बांग्लादेश से टच करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चीन की। चीन कितना एरिया टच करता है भारत के साथ, भारत की सीमा के साथ, तो वो है 3488 किलोमीटर।
3,488 किलोमीटर जो चीन है, चीन देश है जो, वो भारत से टच करता है टोटल, ठीक है। और ये कितने राज्यों से भारत को स्पर्श करता है? तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है चीन। कौन कौन सा वो एरिया है? देखिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला एरिया जो है वो, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, और कौन सा है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये कितने? 5 राज्य हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर हम देखिए बात करें, एक एक के भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा है, इसको हम लोग बचपन से जहाँ पढ़ते चले आ रहे हैं, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। इसके और ये रेखा कब बनाई गई थी? तो ये रेखा 1914 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कितना एरिया टच करता है भारत के साथ में? तो वो है 3,323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो एरिया है वो भारत के साथ में टच करता है पाकिस्तान का। और ये कितने राज्यों से राज्यों को स्पर्श करता है? पाकिस्तान जो एरिया एरिया पाकिस्तान जो देश है वो भारत के कितने राज्यों से टच करता है? तो वो है 4 राज्य। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ठीक है। तो ये कुछ क्या नाम है जो अपने राज्य हैं वो टच करते हैं पाकिस्तान से। अब अगर यहाँ पे हम बात करें सीमा रेखा की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। ये बनी कब थी? तो वो 1947 में बनी थी, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। उस समय एक अंग्रेज़ था, उसका नाम था सर रेड क्लिफ। तो उसने ये भारत के जब और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब उसने एक रेखा निर्माण की थी। उसी के नाम पर इस रेखा का नाम पे, इस रेखा का नाम उसी के नाम पे पड़ा था। तो उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा के रेखा के बीच में कौन सी सीमा है, सीमा रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए हम बात करें अगर नेपाल की, अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल भारत के साथ कितना एरिया टच करता है? तो वो है 1,751 किलोमीटर। 1,751 किलोमीटर जो भारत है वो नेपाल से टच करता है। और कितने राज्यों से टच करता है टोटल? तो वो है 5 राज्य। और 5 राज्य वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो है यूपी। देखिए, नेपाल से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश टच करता है, कितना? वो है 651 किलोमीटर। 651 किलोमीटर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश टच कर रहा है। जैसा कि आप लोग मैप में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद यूपी, बिहार और उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये जो स्टेट हैं वो नेपाल से टच करते हैं। और सबसे ज़्यादा नेपाल से कौन सा स्टेट टच करता है सबसे ज़्यादा? तो वो है यूपी, 651 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे लेते हैं म्यांमार का। अब देखिए, म्यांमार का जो एरिया है वो 1,643 किलोमीटर का एरिया जो है वो भारत के साथ टच करता है। म्यांमार देश जो है वो 1,643 43 किलोमीटर का एरिया भारत के साथ टच करता है। और ये कितने राज्यों को टच करता है? तो वो है 4 राज्य। 4 राज्यों को जो म्यांमार है वो टच करता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है, देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपको सीरीज में याद रखिएगा। सबसे ऊपर अरुणाचल, ठीक है, इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। तो ये लोग आप लोग सीरीज में, सीरियल में याद रखिएगा आपको। अब दोस्तों हम यहाँ अगर बात करें भूटान की, तो भूटान क्या नाम है कि कितना, भूटान का कितना भाग भारत से टच करता है? तो वो है 699 किलोमीटर। तो जो 699 मीटर का जो एरिया है वो भारत और भूटान के बीच में है। और भूटान में कितने राज्यों को टच करता है? तो वो है 4 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वो है असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ में टच होते हैं। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो इसको याद रखिएगा। अफगानिस्तान का एरिया जो है, देखिए, अफगानिस्तान सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। तो ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा? अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर का बनाता है? तो वो है 106 किलोमीटर। तो 106 किलोमीटर, देखिए कई कई किताबों में 80 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, बट मैंने गूगल में सर्च किया तो 106 शो कर रहा था, तो मैंने 106 आप लोगों के लिए लिया है। लेकिन कहीं न कहीं कोई कोई किताबों में 80 किलोमीटर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं कन्फ्यूजन ना करते हुए कहीं बता देता हूँ इसीलिए पहले। तो 106 किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है।
जो कि पीओके का जो बॉर्डर है ना, पीओके वाला, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला, वो वाला एरिया के लिए टच करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। और इस भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है, तो वो है डूरंड रेखा। इसको आप लोग याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब दोस्तों हम अब यही अगर आगे हम बात करें कि आगे देखिए, अब आगे हम महत्वपूर्ण चैनल, तो जो महत्वपूर्ण चैनल है इनको हम भी अच्छे से जानेंगे। तो देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये तीनों चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री और 9 डिग्री जो एरिया है, जो चैनल है, वो हमारे पड़ते हैं लक्षद्वीप वाले एरिया में। ठीक है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो हम इसको मैप के थ्रू हम समझेंगे 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है और 10 डिग्री चैनल कहाँ है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है वो है, 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, वो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। अब मालदीव और मिनिकॉय मैप में कहाँ है वो हम समझते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल कहाँ है, एक सेकंड, देखिए ये है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, ये है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। तो इसको हम जानेंगे। देखिए एक सेकंड, ये देखिए 8 डिग्री चैनल है, और ये छोटा सा एरिया जो दिख रहा है ये मिनिकॉय है, और नीचे इसके मालदीव मान लो कोई, इसमें कोई मालदीव एक द्वीप है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री चैनल है। अगर हम यही बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो ये 9 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है, ये भी जान लेते हैं कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। अब देखिए मिनिकॉय कहाँ है, तो मिनिकॉय ये है 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप कहाँ है, तो पूरा एरिया लक्षद्वीप वाला पड़ता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच का जो एरिया जो पड़ता है वो है 9 डिग्री चैनल। अच्छा, चैनल चैनल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि चैनल एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल वो होता है जैसे कि दो प्लेस हैं, मान लो एक ये स्थल है और एक ये स्थल है, और इसका जो बीच का जो समुद्र का एरिया जो होता है, जो समुद्र का एरिया दो स्थलों को आपस में मिलाता है, ठीक है, जोड़े रखता है, उसी को कहते हैं चैनल। मतलब दो स्थलों के बीच का जो समुद्री मार्ग होता है, छोटा सा जो गैप होता है, उसको हम लोग चैनल कहते हैं। ठीक है, छोटा सा मान लो कोई अगल बगल द्वीप है थोड़ा दूरी पे, और बीच में 1 किलोमीटर के समुद्र है, और उसके अगल बगल जो द्वीप है, तो उसमें एक वहाँ पे एक चैनल बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए 8 डिग्री भी जान लिया और 9 डिग्री भी जान लिया। अब अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो हम ये भी जानेंगे। देखिए ये अंडमान निकोबार वाला एक मैप है ये। तो 10 डिग्री एक्चुअली पड़ता कहाँ है, तो देखिए 10 डिग्री चैनल ये है। ये लिटिल अंडमान यानी छोटा अंडमान है। अंडमान जिसको हम बोलते हैं कि ये वाला एरिया जो पूरा है, इसको हम अंडमान बोलते हैं। और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है उसको हम निकोबार बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, नीचे वाला है ऊपर वाला है अंडमान और नीचे वाला है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो ये चीज़ आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ग्रेट या महान चैनल कहाँ पे है, तो ग्रेट या महान चैनल जो है वो है सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार जो द्वीप है, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जिसको। ठीक है, तो निकोबार और इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा जो एक में देश है, एक सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, तो सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में एक पड़ता है चैनल, वो है ग्रेट चैनल। तो ये ग्रेट चैनल कहाँ पे है, तो ये भी हम देखो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, देखिए ये छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है ग्रेट चैनल। ठीक है, ये वाला एरिया देखिए, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल है कहाँ पे, तो ये मान लो अगर एक ग्रेट निकोबार यानी कि इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटा सा एक द्वीप है, उसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। इसको दूसरे मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये। अब यहाँ पे अगर हम ग्रेट चैनल की बात करें, तो देखिए ये ग्रेट निकोबार है यानी कि इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट के बाद ये है इंडोनेशिया। ये मान लो इंदिरा पॉइंट है, ये इंडोनेशिया है। तो इसी के बीच में एक पर चैनल जो है, जो वाला ये वाला भाग जो दिख रहा है खाली खाली ना, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हम अगर बात करें अगले चैनल की अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या नाम है कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ पे है। तो देखिए पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भारत का एरिया है और ये श्रीलंका का एरिया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र वाला एरिया है इसको हम कहते हैं पाक जल संधि, यानी कि पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगर आगे आगे अगर कोको जल डमरू मध्य कहाँ पे है, तो कोको एक द्वीप पड़ता है जो कि म्यांमार का द्वीप है। तो कोको द्वीप म्यांमार का और उत्तरी अंडमान, ये जब दोनों मिलते हैं, इसको जो इसके जो बीच का एरिया होता है उसको हम कोको जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैप में देखेंगे। देखिए कोको चैनल ये है। ठीक है, ये कोको चैनल है। तो ये नॉर्थ वाला जो उत्तरी अंडमान है ये है। इसके ऊपर एक कोई द्वीप है मान लो, उसको उस द्वीप को हम क्या कहते हैं, उस द्वीप को हम कहते हैं कोको द्वीप। ठीक है, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप और ये उत्तरी अंडमान और क्या नाम है इसके बीच का एरिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोको चैनल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और ये कोको चैनल है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि डंकन पास, डंकन पास कहाँ है, तो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो दक्षिण अंडमान कहाँ पे है, देखिए देखिए अगर लिटिल अंडमान बात करें, अगर अगर लिटिल अंडमान की बात करें, छोटे अंडमान की बात करें तो ये है। ठीक है, और दक्षिण अंडमान की बात करें, देखिए ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो दक्षिण अंडमान कहाँ है, दक्षिण अंडमान ये वाला एरिया पड़ जाता है, और ये लिटिल अंडमान एरिया। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा एरिया पड़ता है, कौन सा वो चैनल पड़ता है, तो वो है डंकन पास। और डंकन पास कहाँ है, तो डंकन पास ये रहा। ठीक है, ये है डंकन पास, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें मन्नार की खाड़ी की, तो मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ही है। जहाँ पे पाक जल डमरू मध्य वहीं पे मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर एक बात करें सरकरीड विवाद की, तो भारत और पाकिस्तान का जो कच्छ वाला एरिया है ना 96 किलोमीटर का, वहाँ पे विवाद रहता है, सरकरीड विवाद एक रहता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये देखिए जो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण चैनल थे, जो कि जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलती थी, कभी कभी ना कभी दिक्कत मिली होगी, तो आज के बाद ये दिक्कत सॉल्व हो गई कि चैनल जो है महत्वपूर्ण जितने भी चैनल हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से, और मैप के थ्रू भी समझा। इसके बाद हम देखिए बात करें इसमें, अगर छोटा इसमें थोड़ा सा बड़ा एरिया है इसको भी हम बता देते हैं। देखिए ये 8 डिग्री चैनल है और ये 9 डिग्री चैनल। मैंने आपको पहले बताया था कि 9 डिग्री चैनल के नीचे 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल ऊपर और 8 डिग्री चैनल नीचे, कहाँ पे, लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें तो वो है अंडमान निकोबार में, और ग्रेट निकोबार भी यहीं पे है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भी यहीं पे है, दक्षिणतम बिंदु जिसको हम बोलते हैं वो भी यहीं पे है। तो इस चीज़ सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें जो टॉप के जो क्षेत्रफल के आधार पर जो टॉप 5 जो देश हैं, तो जो टॉप के जो राज्य हैं, ठीक है, उनका वो कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला बड़ा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्रम जो है वो अवरोही क्रम में है राज्यों का क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता ना इस हिसाब से, तो मैं आप लोगों को पूरा बताए दे रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कि टॉप 5 तटीय राज्य, जो तटीय राज्य और यूनियन टेरेटरी, देखिए मैंने इसमें यूटी वगैरह, यूटी और राज्य दोनों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो इसकी हम अगर बात करें कि सबसे बड़ा जो एरिया कौन सा पड़ जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, शीर्ष तटीय और राज्य यूटी। ठीक है, तो सबसे बड़ा तटीय राज्य की हम बात कर रहे हैं, तटीय राज्य में सबसे बड़ा तटीय राज्य और यूपी में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है अंडमान। अंडमान हमारा एक यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, तो अंडमान और गुजरात, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र।
अब दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो क्या नाम है, सबसे ज़्यादा क्या नाम है वो जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया तटीय राज्य में जो तटीय सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है, तो वो है गुजरात। तो आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो गुजरात का है। कितना है? अप्रॉक्स है 12 से 14.7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हमने यूटी को भी शामिल किया है तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी कौन सा एरिया टच करता है? अंडमान निकोबार। ठीक है, क्योंकि वो पूरा समुद्र में है तो चारों तरफ से उसके समुद्र है तो ज़्यादा एरिया ये टच करता है। तो इसको आप लोग याद रखिए क्रम से। ठीक है, अगर हम बात करें जो टॉप शीर्ष जो 5 का नाम है कि क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं, जो भारत के जो टॉप क्षेत्रफल के हिसाब से जिले हैं उनको हम याद रखेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला पूरे भारत में कौन सा है? तो वो है कच्छ का। कच्छ एक जिला है, कच्छ जिला। इसके बाद लेह का जिला, इसके बाद जैसलमेर, ठीक है, इसके बाद बाड़मेर और इसके बाद बीकानेर, ये सब जिले हैं। तो कच्छ का जिला हमारा गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है। लेह वाला जो जिला है वो लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में और बीकानेर राजस्थान में। तो ये जो भारत के जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो टॉप के जिले हैं, जो सबसे बड़े जिले थे वो हैं अवरोही क्रम में। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर देखिए, ये हम जो अभी ये क्वेश्चन जो है इसको हम पढ़ा तो चुके थे, लेकिन अब दोबारा इसको हम दोबारा देखते हैं सीरियल में। तो भारत और पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार, वो भी किस क्रम में? तो वो भी अवरोही क्रम में। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कभी ना कभी पूछ देता है। तो हम लोग अवरोही क्रम में पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से बनाता है भारत। भारत जो देश है वो सबसे ज़्यादा किस देश से टच करता है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में बनाता है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है कौन? भारत। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पूरे देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो बांग्लादेश सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 किलोमीटर। इसके बाद चीन, चीन कितना सीमा रेखा बनाता है? तो वो है 3428 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान कितना एरिया बनाता है? तो वो है 3323 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल की बात करें, नेपाल कितना एरिया बनाता है? तो वो है 1751 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट बनाता है नेपाल से सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट टच करता है? तो वो है यूपी। यूपी सबसे ज़्यादा किलोमीटर टच करता है, ठीक है, नेपाल से। अब अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार 1643 किलोमीटर का एरिया जो है वो टच करता है। और अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान का 699 किलोमीटर का एरिया जो है वो भारत के साथ टच होता है। और बात करें अफ़गानिस्तान की, तो देखिए एक बांग्लादेश वाला और एक ही अफ़गानिस्तान वाला, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, बाकी बीच वाले भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जो क्या नाम है भारत है वो किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो वो है बांग्लादेश। अगर क्वेश्चन यही पुटअप कर दिए कि भारत जो है वो किस देश के साथ में सबसे कम सीमा रेखा, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, तो वो कितना कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। कितना सीमा रेखा? तो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो ये दोस्तों जो पड़ोसी देशों के मध्य जो सीमा रेखा था ये अवरोही क्रम में था। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा विद किलोमीटर के हिसाब से। अगर देखिए अब यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हम लेते हैं तो इसको भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर रखे मिलते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो सीरियल में इसको भी जरा दोनों में पढ़ लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करें कि मैगीनॉट रेखा क्या होती है। तो मैगी जैसे कि भारत की एक डूरंट रेखा है और मैकमोहन रेखा है, ऐसे ऐसे ही जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा जो है वो है मैगीनॉट रेखा। ठीक है, तो मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य में सीमा विभाजन का काम करता है कौन? मैगीनॉट रेखा। और अब ये भी इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि ये एक्चुअली है क्या मैगीनॉट रेखा। तो यह रेखा किसके द्वारा खींची गई थी? तो ये रेखा फ्रांस के द्वारा खींची गई थी। तो जो मैगीनॉट रेखा जो है वो फ्रांस के द्वारा खींची गई थी, जो कि जो फ्रांस को इटली और जर्मनी जर्मनी और इटली से अलग करता है। ठीक है, तो जो मैगीनॉट रेखा है वो फ्रांस
के द्वारा खींची गई थी और ये जर्मनी और इटली से अलग करता है। मतलब इटली, जर्मनी और फ्रांस के बीच का जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं मैगिनॉट रेखा। ठीक, सिंपल। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 38वीं समानांतर रेखा। तो ये जो 38वीं समानांतर रेखा है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, तो 38वीं समानांतर रेखा कहाँ है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा का कार्य करता है। अब अगर बात करें 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है, मतलब 49वीं समानांतर रेखा, तो 49वीं समानांतर रेखा जो है वो यूएस यानी कि अमेरिका और कनाडा के मध्य है। तो अमेरिका और कनाडा के मध्य का जो सीमा रेखा का जो विभाजन है वो कौन सा करता है? वो 49वीं समानांतर रेखा यानी कि 49वीं समानांतर रेखा जो है वो यूएस और कनाडा के बीच में सीमा विभाजन का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 70वीं समानांतर रेखा, तो 70वीं समानांतर रेखा कहाँ पे है? तो 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य का जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं 70वीं समानांतर सीमा रेखा। तो ये कुछ सीमा रेखाएं थी, ये इनको भी समझना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं से ख़त्म होता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको मैंने सबको मैंने एक ही वीडियो मैंने समाहित यानी कि ले लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो दोस्तों चलने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है मेरी उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद जो आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।